नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रो मनी पर, जहां हम बात करते हैं स्टॉक और इन्वेस्टिंग को लेकर। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कितने फायदेमंद हो सकता है जिनका मार्केट में कोई मुकाबला ही ना हो? जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में। ऐसे स्टॉक्स जो अपनी इंडस्ट्री पर राज करते हैं और लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त मुनाफ़ा कमा के दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि मोनोपोली स्टॉक्स क्या होते हैं, मोनोपोली स्टॉक्स में किन्हें-किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए और मोनोपोली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कौन से फैक्टर कंसीडर करने चाहिए और किसी भी मोनोपोली स्टॉक या कंपनी के फीचर क्या-क्या होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर एक अपडेट के बारे में पता चल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोनोपोली स्टॉक्स होते क्या हैं। मोनोपोली स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं या ऐसी कंपनियां होती हैं जो उस सेक्टर में काफ़ी अच्छा करती हैं और उनका कंपटीशन कोई नहीं होता है और उनकी जो प्राइसिंग पावर है वो सिग्निफिकेंट होती है और उनकी जो प्रॉफिट होता है और जो मार्जिन्स होते हैं काफ़ी हाई होते हैं और जो रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ होती है काफ़ी स्टेबल होती है और लॉन्ग टर्म में ये अपने इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा वेल्थ बना के देते हैं और जो इसके इन्वेस्टर होते हैं वो इसमें अपनी जो वेल्थ को इस स्टेबल और ग्रोथ के साथ बढ़ा सकते हैं। तो जो मोनोपोली कंपनियां होती हैं उनका जो ब्रांड रिकॉग्निशन होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है और जो फाइनेंशियल हेल्थ होती है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती है और ये जो स्टॉक्स होते हैं या कंपनियां होती हैं वो कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेट करती हैं और किसी भी मार्केट सिचुएशन में यानी जब भी इकोनॉमिक डाउन टर्न आता है तो इनके प्रॉफिट में या मार्जिन में हमें इतनी ज़्यादा उठापटक देखने को नहीं मिलती है। तो मोनोपोली स्टॉक को हम एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। तो जिस इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये हमें दो कॉम्पिटिटर दिख रहे हैं और ये जो वाटर बॉडी दिख रही है इसको कहते हैं मोट यानी प्रोटेक्शन। उस कंपनी को प्रोटेक्शन होती है, अपने मोट की जो कंपटीशन होता है उसकी प्रोटेक्शन होती है और ये कंपनी यानी कोई भी कॉम्पिटिटर होता है इस तरह की कंपनी को कंपटीशन देने में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं, जैसे आईआरसीटीसी हुआ। आईआरसीटीसी जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है और जो रेलवे की टिकटिंग की सेल करता है, रेलवे की टिकट सेल करता है, वाटर बॉटल सेल करता है, रेलवे में वो फूड सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, उसमें 100% मोनोपोली रखता है और किसी तरह का कॉम्पिटिटर हमको रेलवे सेक्टर में दिखाई नहीं देता है। तो जो आईआरसीटीसी हुआ वो एक मोनोपोली स्टॉक है जो 100% रेलवे में अपना दबदबा रखता है और इसको कंपटीशन देने वाला कोई नहीं होता है। अब बात करते हैं कि जो मोनोपोली स्टॉक होते हैं उसमें किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमें ये देखना चाहिए कि जो मोनोपोली सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है वो लो रिस्क होना चाहिए और जो रिटर्न है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि किन्हें लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, पहला जो पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी वेल्थ में इंक्रीज तो चाहते ही हैं और डिविडेंड्स भी साथ में चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो मोनोपोली स्टॉक हैं काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, जो इन्हें स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करवाते हैं लॉन्ग टर्म में, कैपिटल ग्रोथ देते हैं और डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मोनोपोली स्टॉक काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है रिस्क। जो इन्वेस्टर रिस्क कम लेना चाहते हैं, जिनका रिस्क एपिटाइट कम होता है और जो स्टेबल इनकम चाहते हैं और स्टेबल रिटर्न चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी जो मोनोपोली स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगले प्रकार के लोग हैं वो होते हैं इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टर। मोनोपोली स्टॉक जो होते हैं, जो इनकी इनकम होती है, रेवेन्यू होता है, प्रॉफिट होता है, वो कंसिस्टेंट होता है। तो वो अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड प्रोवाइड करवाते हैं। जो डिविडेंड पे आउट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है मोनोपोली स्टॉक में। तो जो इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टर होते हैं वो भी मोनोपोली स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगले इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर मार्केट में कम रिस्क लेना चाहते हैं और मार्केट की वॉलेटिलिटी से डरते हैं और अपने जो फाइनेंशियल है उसको स्टेबल रखना चाहते हैं इकोनॉमिक डाउन टर्न में, अपने जो रिटर्न है उनको इरोड नहीं होने देना चाहते इतनी जल्दी, तो ऐसे इन्वेस्टर भी मोनोपोली स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो स्टॉक है ये मार्केट की कंडीशन में, जब मार्केट की कंडीशन खराब होती है तो उस टाइम भी हमको इतने ज़्यादा गिरावट में देखने को नहीं मिलते और इनका जो प्रॉफिट रहता है वो कंसिस्टेंट रहता है। अगला जो पॉइंट है वो होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर। जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं वो मोनोपोली स्टॉक को प्रायोरिटाइज करते हैं यानी मोनोपोली स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
क्योंकि जो मोनोपोली स्टॉक होते हैं, उनके फंडामेंटल और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। और ऐसी जो कंपनियाँ होती हैं, किसी भी फाइनेंशियल जो क्राइसिस क्राइसिस आता है, तो उस टाइम इनका जो प्रॉफिट होता है और जो रेवेन्यू होता है, तो उसमें हमें इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती। और जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, वो इन स्टॉक को या मोनोपोली स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय या होल्ड कर सकते हैं, जो इनकी वैल्यू या पैसा है उसको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है और वेल्थ जनरेट करके दे सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि कौन-कौन से फैक्टर हमें कंसीडर करना चाहिए किसी भी मोनोपोली स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर हमें कंसीडर करना चाहिए किसी भी मोनोपोली स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, वो होता है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर से मतलब होता है कि वो कंपनी उस सेक्टर में कितना परसेंट मार्केट शेयर कैप्चर करती है, और जो मोनोपोली स्टॉक है वो मार्केट में या उस सेक्टर में अपना डोमिनेंस कितने प्रकार से रखता है, और जो उसके नए कॉम्पिटिटर आ रहे हैं उस मार्केट में, उनके प्रोडक्ट क्या हैं और मोनोपोली स्टॉक को कॉम्पिटिशन दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो इस फैक्टर को हमें सबसे ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है प्राइसिंग पावर। प्राइसिंग पावर से मतलब है कि जो मोनोपोली स्टॉक होता है उसके पास एक तरह से मोट होता है, वो अपने प्राइस को सेट करने में मदद करता है, तो वो अपने प्राइस को कितना भी सेट कर सकता है। तो इस वजह से उनके जो प्रॉफिट रहते हैं और जो मार्जिन्स रहते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं, और किसी भी इकोनॉमिक डाउन टर्न में जो उनके प्रॉफिट होते हैं वो लॉन्ग टर्म में इंक्रीज होते हैं, और जो उनकी स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा जो पॉइंट होता है वो है होता है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, वो भी कंपनी के जो बिजनेस है उसको अफेक्ट करती है, ऑपरेशन को अफेक्ट करती है। तो जो मोनोपोली स्टॉक है वो गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसीज के द्वारा स्टॉक को फ़ायदा भी पहुँच सकता है, बट अगर पॉलिसीज़ में और गवर्नमेंट रेगुलेशन में चेंज होता है, तो हमें कंपनी के जो बिज़नेस मॉडल और मार्केट कंट्रोल है, उसमें हमें डिक्रीज़ देखने को मिल सकता है, तो इस पॉइंट को भी हमें कंसीडर करना चाहिए। चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है फाइनेंशियल हेल्थ। जो मोनोपोली स्टॉक है उसके हमें फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखना चाहिए, जैसे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, डेब्ट लेवल क्या है, कैश फ्लो क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें देखना चाहिए कि इन सारी चीज़ों में कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है। तो जो मोनोपोली स्टॉक होता है उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है और सस्टेन करती है किसी भी मार्केट कंडीशन में। पांचवा जो पॉइंट होता है जो हमें कंसीडर करना चाहिए वो होता है इनोवेशन और एक्सपांसन। यानी जो कंपनी है वो अपने जो मार्केट नए नए मार्केट ट्रेंड आ रहे हैं और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, उनके अनुसार कंपनी अडेप्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो इस वाले फैक्टर को भी हमें कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट के नए नए ट्रेंड आते हैं, अगर उनके अनुसार कंपनी प्रदर्शन कर रही है, उसके अनुसार इनोवेशन ला रही है, तो हमें कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, और इसके जो मार्केट शेयर है उसमें भी हमको इंक्रीज देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं कि एक मोनोपोली स्टॉक के क्या-क्या फीचर होते हैं। तो सबसे बड़ा फीचर जो होता है मोनोपोली स्टॉक का वो होता है हाई मार्केट शेयर। जो मार्केट शेयर होता है किसी मोनोपोली स्टॉक का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो कॉम्पिटिशन देने में समर्थता होती है किसी मोनोपोली स्टॉक की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और उस सेक्टर में जो सेक्टर उसमें का ज़्यादातर लार्ज पोर्शन एक मोनोपोली स्टॉक होल्ड करता है। तो इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए, वो मार्केट में एक डोमिनेंस पोजीशन बना के रखता है। दूसरा जो पॉइंट देखना चाहिए हमें वो होता है स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकग्निशन से मतलब होता है कि उस कंपनी के कस्टमर ब्रांड के प्रति कितने लॉयल हैं, और जो ब्रांड की वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है, और जो न्यू कॉम्पिटिटर आ रहे हैं उनको ब्रांड कितना ज़्यादा रोक पाता है अपनी ब्रांड वैल्यू के जरिए। जैसे मैगी हुआ। मैग मैगी के ब्रांड में हमें देखने को मिलता है कि मैगी बनाने में और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आईआरसीटीसी हुआ रेलवे टिकटिंग में, और कोई जो कंपनी है वो इंडिया में जो रेल है उसका संचालन नहीं करता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो इनकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और नए नए कॉम्पिटिटर को आने से रोकती है, और इस तरह से ये अपनी मोनोपोली स्टेटस को बरकरार रखते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो होता है प्राइसिंग पावर। किसी भी मोनोपोली स्टॉक की सबसे जो खास बात होती है कि ये होती है कि वो अपने अनुसार प्राइस को सेट करवा सकता है, और अपनी सर्विसेज और जो प्रोडक्ट है उनको बेच सकता है काफ़ी ज़्यादा मार्जिन्स पे, जिसकी वजह से इनकी जो रेवेन्यू और ग्रोथ होती है वो काफ़ी कंसिस्टेंट होती है किसी भी मार्केट फ्लक्चुएशन में। उसके बाद चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम। जो मोनोपोली स्टॉक होते हैं, जो उनके रेवेन्यू स्ट्रीम होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हमको देखने को मिलते हैं, और इनके रेवेन्यूज़ में और हमें मार्जिन में इतना ज़्यादा
डिक्रीज देखने को भी नहीं मिलता है किसी भी मार्केट कंडीशन में, और जो इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। पांचवा जो पॉइंट होता है वो होता है रेगुलेटरी एडवांटेजमेंट। जो मोनोपोली स्टॉक्स होते हैं उनको गवर्नमेंट की पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, और जो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है या गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है तो काफ़ी आसानी से इन्हें मिल जाता है, क्योंकि ये उस सेक्टर में लीडर है और इनके पास टेक्नोलॉजिकल और इनोवेटिव एडवांटेज होता है, ताकि ये किसी भी कंपनी को उस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन ला पाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब भारत की 10 सबसे बड़ी मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में, जो एक तरह से उस सेक्टर में डोमिनेट रखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है आईआरसीटीसी का स्टॉक। जो आईआरसीटीसी है वो भारत की एक महारत्न कंपनी है जो रेलवे सेक्टर में काम करती है, जो रेलवे टिकट बुकिंग में 100% मोनोपोली रखती है। इसके अलावा जो आईआरसीटीसी हुआ वो रेलवे कैटरिंग हुआ, टूरिज्म सेवाएं भी प्रदान करवाती है। तो जैसे-जैसे भारत में जो रेलवे है उसका विस्तार हो रहा है, तो इसके रेवेन्यू प्रॉफिट में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और जो डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बुकिंग का चलन बढ़ रहा है उसके जरिए भी हमें जो आईआरसीटीसी है उसके रेवेन्यू प्रॉफिट में हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो एक तरह से ये स्टॉक या ये कंपनी हमें रेलवे सेक्टर में एक तरह से मोनोपोली बनाते हुए दिखाई देती है, और ये एक तरह से मोनोपोली रखती है। दूसरा जो स्टॉक है वो है एचएएल। एचएएल एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की जो रक्षा अनुसंधान है उसका एक प्रमुख कंपनी है, और जो फाइटर जेट्स हुए, हेलीकॉप्टर हुए, एरोस्पेस जो कंपोनेंट्स हुए उनको कंपनी बनाती है। तो जो हमारा देश है उसमें जो डिफेंस की जितनी भी सारी नीड्स होती हैं उसको जो एचएएल पूरा करता है, और इसके जो काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं एक तरह से गवर्नमेंट की नीड होते हैं, जो इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं, और जो गवर्नमेंट का डिफेंस बजट है उसमें हमें लगातार बढ़ोतरी दिख रही है, जिससे हमें इसके रेवेन्यू प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और जो मार्केट कैप है उसमें भी हमको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। तो इस तरह से कंपनी और डिफेंस की जो सेक्टरी कंपनी है उनको कंपटीशन देने में काफ़ी आगे है। तो अब बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। तो हमें स्टॉक का जो पी रेशियो है वो हमें करीब 30 के करीब दिखाई देता है, और जिसकी जो बुक वैल्यू हमें 465 रुपये दिखाई देती है, और जिसका एक साल का जो रिटर्न है वो 30% के करीब है, और जो 5 साल का CAGR रिटर्न है वो 56% के करीब दिखाई देता है, और प्रमोटर होल्डिंग हमको 71% दिखाई देती है। तो जो मोनोपोली स्टॉक्स होते हैं उनकी बुक वैल्यू हुआ, ROE ROC हुआ, प्रमोटर होल्डिंग हुआ और जो रिटर्न हुआ काफ़ी शानदार हमको दिखाई देता है। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला जो स्टॉक है वो है एमसीएक्स। एमसीएक्स जो है वो भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है। कमोडिटी से मतलब हुआ जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, एनर्जी हुआ, तो इन सारी की जो ट्रेडिंग होती है वो एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म में होती है, और जो एमसीएक्स है वो अपने निवेशकों को काफ़ी ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। इस तरह से जो बीएससी हुआ, बीएससी का जैसे कॉम्पिटिटर एनएससी हुआ, बट जो एमसीएक्स है उसका हमें कोई कॉम्पिटिटर दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से एमसीएक्स का जो मार्केट है वो मार्केट में दायरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसका हमें एक तरह से जो कमोडिटी ट्रेडिंग हुआ उसमें हमको इसमें मोनोपोली दिखाई देती है। अब बात करते हैं स्टॉक के प्रदर्शन की। तो जो मोनो एमसीएक्स है उसके मार्केट कैप हमको 30,000 करोड़ के करीब दिखाई देता है। जो ROE ROC है हमें 5% और 7% के करीब दिखाई देता है, और जो रिटर्न है पिछले 5 साल में उसने 34% की CAGR से रिटर्न दिए हैं, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। और पिछले 5 सालों में जो सेल्स ग्रोथ रही है एमसीएक्स की वो करीब 18% के करीब दिखाई देती है। तो ये काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल या प्रदर्शन होता है किसी भी मोनोपोली स्टॉक्स का, जैसे एमसीएक्स हुआ। तो इसके जो मार्केट कैप है इसमें भी हमें लगातार बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी है, जिसका बिजनेस मॉडल है कि भारत में जो कोल की जो मांग है उसको पूरा करना। जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो भारत की करीब करीब 83% कोल की मांग पूरी करता है। जो गवर्नमेंट की जो जितनी कोल सप्लाई होता है उसको कोल कोल इंडिया अपनी सर्विस के द्वारा जो बहुत सारे जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं उनको कोयले की सप्लाई करता है। तो इस सेक्टर में कंपनी एक तरह से डोमिनेंट पोजीशन बना के रखती है कोयला के सेक्टर में, क्योंकि भारत में जो एनर्जी सेक्टर है
तो एनर्जी की लगातार मांग बढ़ रही है, तो इस तरह से इसके स्टॉक्स के प्राइस में भी हमको इंक्रीज देखने को मिला, रेवेन्यू प्रॉफिट में भी इंक्रीज देखने को मिला। और जो सबसे आकर्षक बनाता है इस स्टॉक को वो है डिविडेंड यील्ड। कोल इंडिया की डिविडेंड यील्ड सबसे अच्छी डिविडेंड यील्ड है और ये लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड प्रोवाइड करवाता है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की, तो हमें कोल इंडिया का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ के करीब दिखाई देता है और इसका पी रेशियो 7 हमको दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं एक तरह से ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है जिसका पी हमें सिर्फ 7 दिखाई देता है। इसका आरओई आरओसी हमें 50 के पार दिखता है जो काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है, इतना ज्यादा आरओई आरओसी होना। और इसकी प्रमोटर होल्डिंग भी हमें 64% के करीब दिखाई देती है। और पिछले जो 5 साल में इसने जो रिटर्न दिया है वो करीब 12.5% के सीएजीआर से रिटर्न दिया और डिविडेंड यील्ड भी हमें इसकी 7% के करीब दिखाई देती है। तो एक तरह से ये ऐसे स्टॉक होते हैं जो एक तरह से डोमिनेंट पोजीशन बना के रखते हैं और आपको एक स्टेबल रिटर्न के साथ साथ डिविडेंड का पे आउट करते हैं जो आपकी पैसिव इनकम की तरह काम करता है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक जो है भारत की सबसे बड़ी जिंक लेड और सिल्वर प्रोडक्शन में एक तरह से लीडर कंपनी है जो मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन बना के रखती है। जो हिंदुस्तान जिंक है वो मेटल सेक्टर में इसकी जो डोमिनेट पोजीशन है वो आप इससे ही देख सकते हैं कि जो जिंक है उसका जो 80% हिस्सा है वो सिर्फ हिंदुस्तान जिंक उत्पादित करता है। इस तरह से इसका एक तरह से मोनोपोली बना के रखी है जिंक लेड और सिल्वर के बिजनेस में। और हम कंपनी के स्टॉक प्राइस का प्रदर्शन देख सकते हैं तो हमें हिंदुस्तान जिंक का जो मार्केट कैप दिखाई देता है वो 2 लाख करोड़ के करीब दिखाई देता है। स्टॉक का पी रेशियो हमें करीब 21 के करीब दिखाई देता है और जिसका जो आरओई आरओसी है वो हमें करीब 50% के करीब दिखाई देता है। और पिछले 5 सालों में जो सीएजीआर रिटर्न है वो 15% के करीब हमें इसके दिखाई देते हैं और डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छी 6.5%। तो एक तरह से आपको ग्रोथ भी देता है, डिविडेंड भी देता है। तो इस तरह से ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होकर आपको डिविडेंड पे आउट के साथ साथ स्टॉक में ग्रोथ भी दे रही है जिससे आपकी वेल्थ भी जनरेट हो रही है और आपकी को पैसिव इनकम भी मिल रही है। इसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है आईटीसी। आईटीसी जो है वो एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जो एफएमसीजी हुआ, सिगरेट हुआ, होटल्स हुआ, पेपर हुआ और एग्री बिजनेस में काम करता है। तो हमें जो आईटीसी हुआ वो जो सिगरेट बनाने के सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसमें एक तरह से लीडर है। वो जो 71% हिस्सा सिगरेट बनाने का वो कंपनी मार्केट में होल्ड करती है और मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन बना के रखती है। तो इस तरह से हमको आईटीसी के जो सेक्टर है, जो सिगरेट सेक्टर है उसमें मोनोपोली दिखती है और एक तरह से इसके जो कॉम्पिटिटर है उतने ज़्यादा एडवांस नहीं दिखते, जो इसका मार्केट में कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी कम है। उसके बाद बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। तो कंपनी का मार्केट कैप में 5.5 लाख करोड़ के करीब दिखता है जो भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है और जो इसका पी रेशियो हमको 26 के करीब दिखाई देता है और आरओई आरओसी हमें 30 के ऊपर दिखाई देता है। पिछले 5 सालों में जो कंपनी का रिटर्न रहा है वो 14% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है और कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 3.5% है। तो जो आईटीसी है वो इंडिया की सबसे अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनियों में से गिनी जाती है जो अपने इन्वेस्टर को जो डिविडेंड पे आउट है वो काफ़ी अच्छा प्रदान करती हैं। उसके बाद बात करते हैं अगली कंपनी की। अगली कंपनी है मैरिको। मैरिको कंपनी जो है वो एक एफएमसीजी का एक भरोसेमंद ब्रांड है जिसके जो फेमस ब्रांड है जैसे सफोला हुआ, पैरासूट हुआ, लिवॉन हुआ। तो ये जो हेयर केयर प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है, ऑल सेट ऑयल जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें कंपनी एक डोमिनेंट पोजीशन बना के रखी है। जो 71% ऑयल प्रोडक्ट्स और ऑयल से रिलेटेड बिजनेस है उसको मार्केट जो मैरिको कैप्चर करती है और जो हेल्थ और वेलनेस के प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड करवाते हैं जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। ऑयल प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रखते हैं। तो एक तरह से कंपनी की 71% मार्केट शेयर पर मोनोपोली है। अब बात करते हैं कंपनी के स्टॉक प्रदर्शन की। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है हमें 85,000 करोड़ के करीब दिखाई देता है और पिछले 5 सालों में जो इसका सीएजीआर रिटर्न है वो 13.5% के करीब दिखाई देता है और जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 60% के करीब हमें दिखाई देती है और जो आरओसी और आरओई है वो हमें 40% के करीब दिखाई देती है और जो इसकी डिविडेंड यील्ड है वो हमें 1.5% के करीब दिखाई देती है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है और अपने सेक्टर में कंपनी एक तरह से 75% जो मार्केट शेयर है उसको होल्ड करके रखती है। तो हमें इस सेक्टर में कंपनी का डोमिनेंस दिखाई देता है और कंपनी की जो इनोवेशन कर रही है, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो उसमें भी हमें कंपनी के इनोवेशन दिखाई देते हैं।
है वो है कैम्स। कैम्स इंडिया लिमिटेड है। जितनी जो म्यूचुअल फंड की सर्विसेज होती हैं, जो म्यूचुअल फंड में आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जो आपके म्यूचुअल फंड को होल्ड करती है, और जो म्यूचुअल फंड का जो ट्रांजैक्शन होता है, रिकॉर्ड कीपिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है, जो एनालिटिकल सर्विस होता है, उसको कैम्स ही प्रोवाइड करवाता है। ये बैक एंड में एक तरह से टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो बैक एंड में फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें कंपनी 50% मार्केट कैप को होल्ड करती है, और जो इसे मार्केट में एक लीडर बनाता है। और जो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस है कंपनी की, इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस में कंपनी लगातार मार्केट को कैप्चर कर रही। तो एक तरह से ये मार्केट में एक उभरती हुई मोनोपोली हमको देखने को मिल रही है, जो फाइनेंशियल सेक्टर में बैक एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाने में एक तरह से अपनी लीडर हमको दिखाई देती है। बात करें इसके फाइनेंशियल की, तो मार्केट कैप हमें अभी सिर्फ 20 से 22,000 करोड़ के बीच दिखाई देता है। जो कंपनी अभी स्मॉल कैप सेक्टर में है, और स्मॉल कैप इसका जो रैंकिंग स्मॉल कैप में, और कंपनी का जो पी रेशियो हमको दिखाई देता है मात्र 56 दिखाई देता है, और जो इसका आर ओ सी है वो हमें 50 के करीब दिखाई देता है। और पिछले एक साल में जो कंपनी ने रिटर्न दिया वो 53% के हिसाब से रिटर्न दिया, और जो सेल्स ग्रोथ हमें पिछले 5 सालों में दिखती है उसमें हमको 10% का इंक्रीज पर ईयर देखने को मिलता है। और कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाती है, जिसकी डिविडेंड यील्ड हमको 1% दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करते हैं अगली कंपनी की। अगली कंपनी है पीडीलाइट इंडस्ट्री। पीडीलाइट इंडस्ट्री के जो फेमस ब्रांड है, जैसे फेविकोल हुआ, डॉक्टर फिक्सिट हुआ, एमसील हुआ, जैसे प्रोडक्ट्स के लिए पीडीलाइट कंपनी जानी जाती है। और यह कंपनी अपने कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस इंडस्ट्री में अपनी जो इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ है। इसकी वजह से इसके जो कॉम्पिटिटर हैं हमको काफ़ी कम नज़र आते हैं। इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां, बट जो पीडीलाइट इंडस्ट्री का मुकाबला करने में असमर्थ है। और इसकी जो ब्रांड वैल्यू, जैसे फेविकोल हुआ, तो जो एडेस उसको हम एडेसिव कहते हैं, बट उसको जो आम लोग जानते हैं फेविकोल के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके जो ब्रांड वैल्यू उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो इस वजह से जो पीडीलाइट है मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन बना के रखता है, जिस वजह से इसके रेवेन्यू प्रॉफिट में हमको लगातार ग्रोथ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके शेयर प्राइस की। तो शेयर प्राइस देख सकते हैं आप, हमें कंपनी का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ के करीब दिखाई देता है, जिसका पी रेशियो 72 है, और आर और आर हमको 20 से 25% करीब देखने मिलते हैं। और प्रमोटर होल्डिंग जैसे कि आप देख सकते हैं 70% के करीब है। तो ये दिखाता है कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनका कितना ज़्यादा बिलीव है इस कंपनी में, और कितना ज़्यादा इस कंपनी को वैल्यू देते हैं। और जो हमें इसकी जो सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है पिछले 5 सालों में, वो 12% के करीब दिखाई देती है। और पिछले 5 सालों में जो कंपनी ने रिटर्न दिया है वो 14% के CAGR से रिटर्न दिया है, जो काफ़ी अच्छा देखने को माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो भारत में कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक तरह से लीडर कंपनी है, जिसका मॉडल है कि जो रेलवे से कंटेनर मूवमेंट होता है, लॉजिस्टिक्स होता है, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। और इस सेक्टर में कंपनी एक तरह से डोमिनेंट पोजीशन बना के रखती है। तो अब बात करें इसके स्टॉक प्राइस की, तो हमें जो कंपनी है उसका जो मार्केट कैप है हमें 50,000 करोड़ के करीब दिखाई देता है, जिसकी बुक वैल्यू 200, और जो ROE ROC है वो हमें 10% के करीब दिखाई देता है। जो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है वो 1.5% के करीब है। और पिछले 5 साल में जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है वो हमें 5% के करीब दिखाई देती है। और जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो हमें 55% के करीब दिखाई देती है। तो ये थे भारत के 10 मोनोपोली स्टॉक, जिसमें आप देख सकते हैं जो IRCTC हुआ वो 100% मार्केट शेयर कैप्चर करता है टिकटिंग बिजनेस में। और HAL जो हुआ वो 100% डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मार्केट कैप्चर करता है। जो MCX हुआ वो 92% इंडिया कमोडिटी एक्सचेंज सेक्टर में कैप्चर करता है। कोल इंडिया जो है वो भारत का 82% कोल प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है। और जो जिंक हिंदुस्तान जिंक हुआ वो 78% जिंक इंडस्ट्री का मार्केट शेयर कैप्चर करता है, और डिफरेंट सेक्टर को प्रोवाइड करवाता है। जो IRITC हुआ वो 77% जो सिगरेट्स बनाने का काम होता है उसमें मार्केट शेयर कैप्चर करता है। और जो सिगरेट का सेल्स होता है, बनाना होता है, तो उसमें 77% मार्केट शेयर कैप्चर करता है। मैरिको हुआ, मैरिको जो है 73% ऑयल प्रोडक्शन में अपना मार्केट शेयर कैप्चर करता है। जैसे कोकोनट ऑयल हुआ, कोकोनट ऑयल में ये एक लीडिंग प्लेयर है, कोकोनट ऑयल में एक डोमिनेंट पोजीशन बना के रखता है, और इस सेक्टर में कंपनी लीडर की तरह काम करती है। उसके बाद जो कैम्स हुआ वो कैम्प 70% जो 70%
मार्केट शेयर कैप्चर करता है म्यूचुअल फंड सर्विसेज में, बट जो फाइनेंशियल सर्विसेज में बैक एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाना होता है, उसमें भी कंपनी 50% मार्केट शेयर को कैप्चर करती है। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है पीडीलाइट इंडस्ट्री। पीडीलाइट इंडस्ट्री है वो जो 70% मार्केट शेयर को कैप्चर करती है एडहेसिव इंडस्ट्री में। जो कॉनकोर हुआ वो 70% मार्केट कैप्चर करता है कार्गो कैरियर में, जो रेलवे के द्वारा जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, जो जो कंटेनर भेजे जाते हैं, और जो ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट में कंपनी एक तरह से 70% मार्केट पोजीशन होल्ड करती है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो भारत की 10 दिग्गज मोनोपोली स्टॉक्स को लेकर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिलती रहे और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ईजी और सिंपल बना सकें। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।